चलिए चलते हैं नए लेक्चर की तरफ। और नए लेक्चर में आज हम लोग देखेंगे जो कंसंट्रेशन वाला चैप्टर है, उस कंसंट्रेशन चैप्टर के अंदर लिमिटिंग रिएजेंट का सवाल बड़े अच्छे तरीके से आता है। तो उसके अंदर हम लोग देखते हैं, इसी ऑन कर लो। तो उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है, कैसे उसके न्यूमेरिकल्स हम लोग करते हैं, किस तरीके से न्यूमेरिकल के आते हैं, किस तरीके के न्यूमेरिकल आते हैं, वो सारी बातें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या, ये ध्यान देना है। ठीक है, सबसे पहली बात ये होता है कि सर लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, ये जरा ध्यान देना है। सर लिमिटिंग रिएजेंट किसे कहते हैं? हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलें बेटा, या उसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलें, बात तो बेटा एक ही होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। चाहे लिमिटिंग रिएजेंट बोलो, चाहे बेटा अपना लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलो, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। और क्या मीनिंग होता है जरा ये देख लिया जाए। इसी के साथ अपना एक्सेस रिएजेंट भी आता है। तो कहेंगे क्या, द रिएजेंट विच इज प्रेजेंट, द रिएजेंट आर द रिएक्टेंट, द रिएजेंट आर द रिएक्टेंट बेटा विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट। सर जो प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जो कम अमाउंट में रहता है, उसी को कहते हैं हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट, कॉल्ड कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। जो कम अमाउंट में हो या इनसफिशिएंट अमाउंट में कह सकते हो, उसे हम बेटा कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। राइट, हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं और हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि द रिएजेंट विच इज, द रिएजेंट आर द रिएक्टेंट, द रिएजेंट आर द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट which is completely consumed, which is बेटा completely consumed in the reaction, पूरा का पूरा वो खर्च हो जा रहा है, which is completely consumed in the reaction, बेटा वो पूरा का पूरा रिएक्शन में खर्च हो जा रहा है, called limiting reagent, called limiting reagent। बात समझ में आ गया? ये इसका डिफिनीशन होता है कि बेटा जो रिएजेंट कम अमाउंट में रिएक्शन में हो, या जो रिएजेंट पूरा का पूरा खर्च हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे हम अपनी डेली लाइफ में भी बात करें, देखते हो शादी विवाह में लोग खाना बनवाते हैं, और खाना बनवाने में बहुत बड़ा सरदर्द होता है नॉनवेज वाली पार्टी में। अगर मान लो वेजिटेरियन बनवा दिए और नॉन वेजिटेरियन बनवा दिए, और मान लो कि नॉनवेज ख़त्म हो गया, तो आप लाख अच्छा खाना बनवाए हो वेजिटेरियन, आपके घर की इमेज तो ख़त्म हो गई ना। लोग यही नहीं कहेंगे कि ख़त्म हो गया था, खाना नहीं मिला था। तो जो लिमिटिंग अमाउंट में था, जो लिमिट में बनवाया गया था, वो तो पूरा खर्च हो गया, और उसके वजह से उनकी उस बेचारे लड़की वाले की इमेज खराब हो गई। तो वही बोल रहा है कि जो रिएजेंट कम होता है, जैसे मान लिया जाए कि अपने पास ए है और बी है, और जनरली ये सी बना रहा है, एक प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, ये दोनों रिएक्टेंट हैं। अगर बेटा ये अपना 1 मोल था रिएक्शन के टाइम में, और अपना ये 2 मोल था, तो प्रोडक्ट भी उतना ही बनेगा जितना लिमिट में होता है। जो कम होता है उसी से डिसाइड किया था प्रोडक्ट का बनना। मतलब अगर ये 1 मोल था और ये 2 मोल था, तो बेटा सबसे पहले रिएक्शन, इसका एक कोफिशिएंट है, इसका भी एक कोफिशिएंट है, तो सबसे पहले जो कम होगा वो खर्च होगा ना। यानी इसका मतलब ए पहले खर्च हो जाएगा। यानी 1 मोल था और कोफिशिएंट 1 है, तो बेटा मोल के नीचे, मोल जो दिया है उसके नीचे कोफिशिएंट का डिवाइड करिएगा, कोफिशिएंट का डिवीजन दे दीजिएगा,
और वही लिमिटिंग, जो वैल्यू कम होगी, जिसकी एल की वैल्यू कम होगी, उसी को हम लिमिटिंग रिएजेंट बोल देंगे, है ना। सुनना ध्यान से, सर इसमें भी सर ये 1 मोल पहले ही से था, सर कोफिशिएंट 1 मोल है, ठीक है। सर ये 2 मोल था, कोफिशिएंट 1 है, इसका मतलब ये आखिरी में 1 मोल आ गया। सर ये अपना 2 मोल आ गया। बेटा वैल्यू है किसका कम, वैल्यू है किसका कम, 1 का, यानी ये अपना कम था, पूरा का पूरा खर्च हो गया। इसका मतलब कि सी भी कितना ही बनेगा, 1 ही मोल बनेगा। जो सबसे कम है यानी ये अपना लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, और जो बच जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सेस रिएजेंट। क्या बोलेंगे बेटा, एक्सेस रिएजेंट बोलेंगे। जो अपना ज़्यादा है, कितना बच गया बेटा ये देख लिया जाए। सर बचेगा कितना ये ध्यान देना, बचेगा कितना, 1 मोल था तो 1 मोल माइनस कर दीजिए तो 0 बच गया, तभी तो खर्च हुआ। सर पर ये रेशियो बेस भी तो रिएक्शन हो सकता है, जैसे कि अमोनिया में 1 नाइट्रोजन पे 3 हाइड्रोजन। अभी आते हैं, वहीं आते हैं, टेंशन ना लो, अभी तो जनरल बात बता रहे हैं ना। तो 1 मोल था, 1 मोल खर्च हो गया, यहाँ 2 मोल था और 1 मोल यहाँ से खर्च, भाई इसमें से भी 1 मोल गया, इसमें से भी 1 मोल गया, तो यहाँ बचा कितना, 1 मोल। बेटा यही तो बचा हुआ एक्सेस हुआ, और ये तो 100% खत्म हो गया, तो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अब तुमसे पूछेगा कि एक बात बताइए, सी कितना बना, तो सी का बनना डिसाइड कौन करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बेटा, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज डिपेंड अपॉन लिमिटिंग रिएजेंट। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड अपॉन द लिमिटिंग रिएजेंट। जो सबसे कम होगा उसी से डिसाइड करना होगा कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। इसका मतलब क्या है, 1 मोल प्रोडक्ट बनेगा, है ना, 1 मोल क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा। आप बोलोगे सर एक्सेस रिएजेंट क्या है, तो एक्सेस रिएजेंट का मतलब ये होता है बेटा, एक्सेस रिएजेंट का मतलब ये होता है कि सर ऐसा रिएजेंट जो रिएक्शन के बाद बच जाए, लेफ्ट आफ्टर द रिएक्शन, द reagent are the reactant बेटा which is left after the reaction, which is left बचा हुआ आफ्टर द रिएक्शन। बेटा रिएक्शन के बाद जो बच गया वही तो एक्सेस होगा, कॉल्ड एक्सेस रिएजेंट। उसे क्या बोल देना, उसको आप बोल दीजिएगा कि सर वही तो एक्सेस रिएजेंट है, सर वही तो एक्सेस रिएजेंट है, वही चीज हो गया। अब आपको उसी में, मतलब वहां पीछे वाले सवाल में क्या था देख लीजिए, ए अपना लिमिटिंग था, ए बी अपना एक्सेस था, यानी प्रोडक्ट में जब आओगे तो आपको बताना होगा कि सर ए अपना लिमिटिंग रिएजेंट दिख रहा था, सर बी अपना क्या था, एक्सेस रिएजेंट था, ठीक है। सर जो अमाउंट ऑफ सी था कितना बना था, वो मोल में कितना बना था, सी कितना बना था 1 मोल, और 1 मोल डिसाइड किसने किया, लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड किया, है ना। अब मैं आपको सवाल से समझाता हूं जो आप बोल रहे हो। बेटा सवाल में क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि 2 मोल ऑफ N2 react with 5 मोल ऑफ H2 and form ammonia। तो क्या पूछ रहा है बेटा, फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। बेटा फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। फिर क्या कह रहा है, फाइंड एक्सेस रिएजेंट। फिर क्या कह रहा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ बेटा NH3 फॉर्म्ड। भैया कितना NH3 बनेगा
वो आपको बताना है, वो आपको बताना है ना। तो सुनना ध्यान से, ऐसे सवाल को करने के लिए बेटा रिएक्शन लिखना पड़ेगा। N2 गैस, ठीक है, प्लस 3H2 गैस, ठीक है। सर ये क्या बना रहा है? अमोनिया। क्या कंडीशन है? अभी हम नहीं दे सकते हैं बेटा। जो गिवन है वो देख लिया जाए। गिवन कितना दिया है? N2 तो दिया है 2 मोल, ठीक है बेटा। H2 कितना दिया गिवन? 5 मोल दिया है। तो आपको मैंने जो रूल सिखाया है बेटा, कि रूल क्या मैंने सिखाया है, आप कोफिशिएंट से डिवाइड करिए पहले। तो L इज इक्वल टू 2 अपॉन कोफिशिएंट, एयर 5 अपॉन कोफिशिएंट। तो ये कितना आ गया? 2 मोल। और ये कितना आ जाएगा? डिवाइड करिए जरा। तो 5 डिवाइड बाई 3 तो कम ही तो आएगा, कम ही तो आएगा। ये कितना आ जाएगा? 2। तो 3 6 18, लगभग 1.6 आ रहा है। अब जरा एक बात बताइए, वैल्यू किसकी कम मिली मुझे? किसकी? ये हाइड्रोजन का मिला। तो खर्च कितना हुआ बेटा? 1.6 था और पूरा का पूरा खर्च हो गया, और कोफिशिएंट 3 से मल्टीप्लाई कर दो तभी तो 0 बच गया। ये कितना था? 2 मोल था, 1.6 खर्च हुआ, और कितना कोफिशिएंट है? 1 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना बचेगा? 0.4 मोल। और ये बनेगा कितना बेटा? जो लिमिटिंग वाला है। तो लिमिटिंग आपने देखा कि ये अपना LR है, H2 तो LR है। तो H2 1.6 अगर था, खर्च हो गया, तो ये 1.6 मोल तो बनाएगा ही, यानी 3.2 मोल ये बनाएगा। बोलिए बात समझ में आ गया? इसका मतलब आपको कॉन्क्लूजन क्या मिला? आपको बेटा कॉन्क्लूजन ये मिला, आपको कॉन्क्लूजन ये मिला कि सर वो लिमिटिंग रिएजेंट है कौन? सर वो लिमिटिंग रिएजेंट है कौन? तो बेटा LR जो होगा वो तो H2 होगा ना, बोलिएगा। और दूसरी बात जो पूछ रहा है आपसे, वो क्या पूछ रहा है कि एक्सेस क्या है? तो बेटा एक्सेस रिएजेंट क्या हो जाएगा बेटा? जो बचा हुआ है वही तो एक्सेस होगा। तो एक्सेस कौन हुआ? N2 हुआ। बेटा कितना एक्सेस है? 0.4 मोल। ये अपना 0.4 मोल एक्सेस बना हुआ है। सर वेट आपसे पूछ देगा कितना होगा? तो एक बात बताइए, मोल तो पता ही है, मोलर मास भी पता है N2 का, तो वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? N इंटू मोलर मास। सर ये 0.4 है, ये अपना मोलर मास है mm, तो 14 2 28, आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना वो बना वो निकल जाएगा। क्लियर? कितना एक्सेस बचा। अब आपसे पूछ रहा है कि बेटा आपने जो बनाया तो अमोनिया कितना बचा बना, अमाउंट ऑफ अमोनिया बना कितना, ये पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, अमाउंट ऑफ अमोनिया, मैं अलग पेज पे ले चलता हूं। अमोनिया बना कितना था? 3.2 मोल। तो बेटा 3.2 मोल N ऑफ अमोनिया अपने पास था, 3.2 मोल था बेटा। तो एक बात बताओ, मोलर मास ऑफ अमोनिया आपको पता ही है, 14 + 3 × 1, हाइड्रोजन ये नाइट्रोजन ये हाइड्रोजन, बेटा 17 ग्राम पर मोल हो गया बच्चा। तो आपको भी फॉर्मूला बड़े अच्छे से पता है कि मोल ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू वेट ऑफ अमोनिया, मोलर मास ऑफ अमोनिया। तो वी नीड द वैल्यू ऑफ वेट ऑफ NH3। तो बेटा वेट ऑफ NH3 इंटू मोलर मास ऑफ NH3, तो इट इज योर 3.2 ऑलरेडी गिवन एंड इट इज 17 ग्राम पर मोल। तो आंसर आपका यहां से आ जाएगा, जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे 17 में तो ये आंसर किस में आ जाएगा? वेट में आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हमेशा वो मोल में ही दे दे, वो ये भी हो सकता है कि वो वैल्यू ग्राम में दे दे। मतलब ये हुआ कि सर अगर वो ग्राम में दे दिया, माने मान लीजिए यही सेम सवाल कह रहा है कि 5 ग्राम ऑफ
N2 रिएक्ट विथ, किसी के भी बेस में समझना, हम सारे कंडीशन बता दे रहे हैं। 6 ग्राम ऑफ H2 एंड टू फॉर्म अमोनिया, है ना, एंड टू फॉर्म अमोनिया। बोल रहा है कि फाइंड द वेट ऑफ अमोनिया फॉर्म। बस एक मैं बताता हूं इसमें, वेट ऑफ NH3 फॉर्म, ये पूछ रहा है आपसे, ये अपनी बात पूछ रहा है। क्या करना सबसे पहले आपको भी पता है, सर ने बोला था कि सर आप एक बैलेंस रिएक्शन लिखिएगा, तो N2 प्लस 3H2 प्लस, हम स्टेट नहीं लिख रहे हैं, 2NH3 हो गया। ठीक बेटा, गिवन क्या है अपने पास? अपने पास गिवन क्या है सर? अपने पास गिवन N2 5 ग्राम दे रखा है और ये कितना दिया है? 6 ग्राम। अब ग्राम को मोल में ले चलो, एक स्टेप बस बढ़ जाएगा। ग्राम को मोल में ले चलो तो मोलर मास, ये तो W हो गया ना बेटा, और मोलर मास कितना हो जाएगा? 28 ग्राम पर मोल हो जाएगा। इसका मोलर मास, ये तो W हो गया, इसका मोलर मास अपना है 2 हो जाएगा ग्राम पर मोल हाइड्रोजन का। ठीक, मोल निकालते समय कोफिशिएंट से फोकस मत करना। तो N ऑफ N2 कितना हो जाएगा? 5/28, और N ऑफ H2 कितना हो जाएगा? 6/2। सर मोल निकालते वक्त वो कोफिशिएंट पर ध्यान नहीं देंगे? ना 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 ना, सिर्फ अमाउंट। हाँ, तो कितना आएगा जरा डिवाइड करिए तो 5 का, जरा डिवाइड करिए। जरा देखिए कितना आएगा। कैलकुलेटर, हाँ कितना है? 5/5 डिवाइड बाई 28 कितना आ गया? कितना आ रहा है? इक्वल टू तो दबा ही दिए हैं, इससे नहीं आ रहा है। देखो 28 है तो पॉइंट लगा दो, कितना हो जाएगा? 2 बार में जाएगा नहीं, एक बार में जाएगा ना, तो 28 हो जाएगा। ये हो गया 2, 4 2 कर दो, तो फिर अपना एक 0 बढ़ाना पड़ेगा ना, हम 0.01 ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा? इसका मतलब हो जाएगा 0.01 था कि 0.1 था? 0.1 था। ठीक है, चलिए 0.1 मोल हो गया, और ये कितना हो जाएगा? 3 मोल हो जाएगा। अब आप कोफिशिएंट जरा देख लीजिए, क्या कोफिशिएंट लेना है? अब इसका कोफिशिएंट 1 और इसका 3, तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.1/1, और ये हो जाएगा 3/3, ये 1 हो गया, और ये कितना आएगा? 0.1 मोल आएगा। अब जरा एक बात बताइए कि बेटा दोनों में कौन सी वैल्यू सेम, कौन सी वैल्यू आपको मिल रही है? दोनों में कौन सी वैल्यू आपको मिल रही है बताइए? दोनों में कौन सी वैल्यू मिल रही है? कम मिल रहा ना, ये जो वैल्यू कम वो LR हो जाएगा, और जो ज़्यादा वो एक्सेस हो जाएगा। समझे कि नहीं आप लोग? आपसे पूछ देगा कि सर LR कौन आपने दिया, तो कौन सी वैल्यू कम? N2 की वैल्यू कम, तो N2 आपका LR हो जाएगा। बेटा एक्सेस रिएजेंट क्या होगा? एक्सेस रिएजेंट क्या होगा? सर H2 एक्सेस रिएजेंट है। कितना? ध्यान से सुनना, यहाँ कितना N2 है बेटा? अगर 1 में से 0.1 माइनस करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोफिशिएंट है, तो इसका मतलब 1 माइनस 0.1 इंटू कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 0.9 इंटू 3, 9 3 या 27, 2.7 मोल आ जाएगा, राइट। लेकिन ये कितना अमोनिया कितना होगा बेटा? अमोनिया 2 इंटू
0.1 कर दीजिए, ठीक है ना। इसका मतलब कि अमाउंट ऑफ जो अमोनिया होगा बेटा, अमाउंट पे जो अमोनिया होगा वो क्या होगा, वो ध्यान दीजिएगा। मोल ऑफ अमोनिया जो बन रहा है वो अपना 2 × 0.1 बच रहा है, यानी 0.2 मोल हो जाएगा। सर जब वेट निकालेंगे आप अमोनिया का तो पीछे देख लीजिएगा, n × मोलर मास कर दीजिएगा। सर 0.2 में 17 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 3.4 ग्राम आ जाएगा, नहीं आएगा। तो ऐसे सवाल आपको लिमिटिंग रिएजेंट का करना है, राइट। कर लेंगे आप लोग। जब याद रखना, जब दोनों रिएक्टेंट की वैल्यू दी हुई हो तो लिमिटिंग रिएजेंट से करना होता है, और जब कोई एक वैल्यू दिया होता है तो वो स्टोइकियोमेट्री से किया जाता है। क्लियर है। जब एक दो वैल्यू दिया हो, रिएक्टेंट के दोनों वैल्यू दिया हो तो बेटा लिमिटिंग रिएजेंट का फंडा लगाना, जब एक दिया हो तो स्टोइकियोमेट्री का फंडा लगाना। स्टोइकियोमेट्री में अगले लेक्चर में देखेंगे। ये समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये सब चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे ले चलता हूं, कर लोगे, कर लोगे बेटा। कुछ मेजरमेंट के टर्म होते हैं, कुछ मेजरमेंट होते हैं जो आपको उसके कन्वर्जन होता है। देख लीजिए, चला एक बार सरसरी निगाह से देख लो तो अपना काम आ जाएगा। अपना काम क्या आएगा, ध्यान देना। कहता है कि अगर 10⁻⁻² लिखा 24 लिखा है तो क्या होगा, ये ऑक्टो हो जाएगा। अगर 10⁻⁻21 पावर है तो ज़ेप्टो हो जाएगा। अगर 10⁻⁻18 है तो एटो हो जाएगा। अगर 10⁻⁻18 है तो फेमटो हो जाएगा। अगर 10⁻⁻12 है तो पीको। तो आपको पीको वाले पे ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि ऐसे सवाल अपने पास मिलते हैं। नैनोमीटर में है -9, ये भी अपने काम का है। पिको माइक्रोन है तो -6 है। मिली में तो आप 10⁻³ बचपन से जानते हैं। सेंटी में अपना -2 बचपन से जानते हैं। तो कुछ ऐसे टर्म है जो टर्म अपना याद करना जरूरी होता है बेटा। आइए, अगर डेसीमीटर में पूछ रहा है तो 10⁻⁻1 होगा। डेका में 10 से मल्टीप्लाई करना होता है। डेका में किससे किया जाता है, डेका में अपना 10 से मल्टीप्लाई करना होता है, राइट। समझ में आ रहा है। तो ये अपना होता है। ठीक है। इसके बाद देखो ये अपना होता है, यहां पे आ जाओ 10⁻, 1 मिनट देखो, एक अपना ये है, देख रहे हो कहानी। हाँ ठीक है ना। उसके बाद देखो ये आप यहां पे आ जाओ, 10⁻, तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटा, 10⁻ तुम्हारा 3 हो जाएगा किलोमीटर में। 10⁻, मेगा है तो 10⁻6 हो जाएगा। गीगा है 10⁻9 हो जाएगा, उधर माइनस में था। ये आपका हो जाएगा टेट्रा 10⁻12, टेरा। पेटा आपका 15 हो जाएगा। एक्सा आपका बेटा 18 हो जाएगा। जेप्टा आपका 21, योक्टो आपका 10⁻24। तो ये वाली स्लाइड आपको ज़्यादा बेहतरीन काम आएगा। सिंबल इसके बस याद रख लेना, ये आपका काम आता, बाकी आपके काम पे नहीं आता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका एक लेक्चर अपना मिल गया। इसके बाद आ जाइए बेटा, इसके बाद आ जाइए, क्या होता है, आगे चलते हैं। आइए, अब आ जाओ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का क्या रूल होता है। बेटा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई एटम कंपाउंड बनाते हैं तो किस तरीके से बनाते हैं, कौन से प्रिंसिपल से वो फॉर्मेशन करते हैं, ये आपको लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में मिलता है। तो उसमें सबसे पहले आपका मिलेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, बेटा लॉ ऑफ गैलुसेक लॉ और अवोगाद्रो। एक बार इसका सिर्फ हम लोग एक बार डेफिनेशन देखेंगे, एग्जाम्पल। और बेटा ये जो तीनों होते हैं ना, वो मास डिपेंडेंट काम वाले होते हैं। ये सारे लोग किस पे डिपेंड करते हैं बेटा,
मास डिपेंडेंट होते हैं, और ये जो बेटा होता है ना, ये दोनों, ये अपना वॉल्यूम डिपेंडेंट फैक्टर होता है। किस पे डिपेंड करता है? वॉल्यूम डिपेंडेंट फैक्टर होता है। ओके, क्लियर? तो एक इसके बाद हम लोग जब देखेंगे कि करके वो क्या कह रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है बेटा, किसने दिया था? ये दिया था लेवोजियर नामक बंदा, एंटोनी जो लेवोजियर थे 1789 में इसने दिया था। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट वगैरह ढेर सारा किया था। इन्होंने क्या कहा कि नो नेट चेंजिंग इन द मास ड्यूरिंग द प्रोसेस, इट ही रिएक्ट टू concludes that matter can neither be created nor to be destroyed। इन्होंने सिर्फ एक जगह जो बात कही बेटा वो ये कहा कि मैटर को ना तो हम बना सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एक काम कर सकते हैं कि मैटर को वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैटर कैन नॉट बी नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉट टू बी डिस्ट्रॉय बट कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। क्लियर है? दूसरी बात, इसमें सिर्फ कौन सा प्रिंसिपल लिमिटेशन में आता है बेटा? कौन सा प्रिंसिपल लिमिटेशन में आता है? लिमिटेशन में आने वाला प्रिंसिपल जो होता है वो न्यूक्लियर आपका रिएक्शन होता है। न्यूक्लियर रिएक्शन में ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि उसमें मास कंजर्व नहीं होता, कुछ न कुछ मास उसमें घट जाता है, हाँ, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना? तो ये कैसे हमको प्रिंसिपल देखना है, जैसे मान लीजिए कि अपने पास आप CaCO3 को लेके हीट कर रहे हो। सर CaCO3 आप हीट कर रहे हैं, ठीक है। जब आप बेटा CaCO3 हीट करेंगे तो इसमें CaO सॉलिड मिलेगा और CO2 क्या मिल जाएगा? गैस मिल जाएगा बेटा। तो कहता है कि जितना मास, जैसे मान लो अगर इसका मास देखा जाए बेटा, तो ये कैल्शियम 40 होता है, कार्बन 12 होता है, 3 × 16 होता है, तो कितना हो जाएगा? 100 ग्राम आपका पर मोल में आ जाएगा। अब ये जब चेक करोगे तो कैल्शियम का 40 होता है, ये 16 होता है, यानी 56 आ जाएगा। अगर बेटा इसका चेक किया जाए तो 12 + 32 = 44 हो जाएगा। अगर हम दोनों को बेटा मैच करके देखते हैं, यानी रिएक्टेंट में जो मास ऑफ रिएक्टेंट है बेटा वो मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये कंजर्व कर रहा है। ठीक है, मतलब 100 ग्राम इधर भी आप देख रहे हो, 100 ग्राम इधर भी देख रहे हो, इसका मतलब कि ये मास के रूल को कंजर्व कर रहा है। ठीक है, सिर्फ कन्वर्ट हो गया। लेकिन एक चीज और होता है, दो केसेस होते हैं कि रिएक्टेंट कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। बेटा एक केस क्या होता है इसके अंदर, एक केस क्या होता है, रिएक्टेंट कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। रिएक्टेंट जो होता है ना बेटा कंप्लीटली क्या होता है, वो बेटा कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। सर जो रिएक्टेंट होगा ना वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता, पहला पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाता, राइट। दूसरी बात जो होता है कि सम रिएक्टेंट आर अनरिएक्टेड, सम रिएक्टेंट आर अनकन्वर्टेड, सम रिएक्टेंट आर लेफ्ट, कुछ लेफ्ट भी हो जाते हैं, कुछ प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते हैं, तो उनको अलग तरीके से निकाल लेते हैं। ठीक है, नहीं 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 नहीं, जैसे मान लो कि कह रहा है कि बेटा मान लो अपने पास यही सेम रिएक्शन अगर हम बात कर लें कि सर CaCO3 है, ये अपना मान लो 80 ग्राम लिया गया था, मान लिया जाए, और इसमें हीट करने पर ये CaO बना रहा है, 20 ग्राम बना रहा है, तो एक सवाल दे देगा कि भाई CO2 का मास बता दो कितना होगा। आप पहले ही पढ़े हो कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में दोनों आता है, यानी 80 इक्वल टू कितना होगा 20 + x, तो बेटा x इज इक्वल टू क्या होगा 80 - 20। इस तरीके से अपना क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक, बाकी हम लोग न्यूमेरिकल में देख लेते हैं आगे। इसके बाद बेटा आता है लॉ ऑफ डिफरेंट प्रपोर्शन। डिफरेंट प्रपोर्शन को देने वाला जो बंदा था बेटा उसका नाम था प्राउस्ट। उन्होंने दे रखा था, प्राउस्ट ने, उन्होंने क्या कहा कि द गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन, बेटा ये मेन है, द गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट।
डिफिनिट का मतलब क्या हुआ कि बेटा आप किसी भी कंपाउंड को दुनिया के किसी भी कॉर्नर से ले आओ। जैसे आप पानी ही की बात अगर कर लो, सर पानी को बहुत जगहों से लाया जाता है। पानी को आप नदी से लेके आओ, ठीक है, आप नदी से उठा के ले आओ। पानी को आप तालाब से लेके आओ, ठीक है, आप तालाब से लेके आए। पानी को बेटा आप नेपाल से लेके आए, अलग जगह से ले आएगी, चलो देखें पानी वहाँ अलग आता है क्या। फिर आप एक बार आप गोरखपुर से भी देख रहे हो कि सर गोरखपुर में पानी कैसा फार्मूला आता है। सबके में जब आप देख रहे हो तो डेफिनेट प्रपोर्शन मिलता है, सब में डेफिनेट मिलता है। यहाँ पर भी पानी आपका H2O मिलेगा, यहाँ पर भी पानी का फॉर्मूला H2O ही मिलेगा, यहाँ पर भी पानी का फॉर्मूला H2O ही मिलेगा, यहाँ पर भी H2O ही मिलेगा। तो बाई मास अगर देखोगे तो बाई मास 2:16 क्या हो जाएगा 16, ये भी क्या हो जाएगा 2:16, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16, ये क्या हो जाएगा 2:16, ये भी क्या हो जाएगा 2:16। यानी जब सिंप्लीफाई करोगे तो सर सारे केस में 1:8 आएगा, सारे केस में 1:8 आएगा, सारे केस में 1:8 आएगा। तो क्या हम अलग अलग जगहों से उठा के तो ले आए, लेकिन क्या उसमें हमको वैल्यू अलग मिला क्या? नहीं मिला। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे डिफरेंट प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। हाँ, लेकिन बेटा ये किसके लिए नहीं है? जैसे मान लीजिए कार्बन, एक CO2 ले रहे हो 12 और एक CO2 ले रहे हो आप 14, तो जब मास देखोगे तो 12:32 है और ये अपना क्या है 14:32 है। तो कहाँ कांस्टेंट हुआ, कहाँ डिफिनिट हुआ? हुआ क्या डिफिनिट? नहीं हुआ। इसका मतलब कि आइसोटॉप्स वाले कंडीशन में ये वैलिड नहीं होता है। तो ये डिफिनिट प्रोपोर्शन का होता है, ठीक। हाँ हाँ हाँ, तो ये होता है। इसके बाद आता है मल्टीपल प्रोपोर्शन। बेटा मल्टीपल में क्या कहता है, इन्होंने डाल्टन साहब ने दिया था मल्टीपल में, ये कहा कि अगर कोई दो एलिमेंट आपस में मिलके अलग अलग कंपाउंड बनाते हैं, मतलब अगर वो N2O बना लिया तो, अगर वो N2O2 बना लिया तो, अगर वो N2O3 बना लिया तो, अगर वो N2O4 बना लिया तो, अगर वो N2O5 बना लिया तो कहता है कि सब में रेशियो सेम आएगा। ये आएगा 14 2 जा 28 रेशियो 16, ये आएगा 28 रेशियो 32, ये आएगा बेटा 28 रेशियो क्या 48, ये आएगा 28 रेशियो 64 और ये 28 रेशियो 80, यही आएगा ना। तो अगर हम देख रहे हैं कि एक एलिमेंट का एक बंदा सेम आ रहा, फिक्स आ रहा है, आप देख लीजिए N2 का वैल्यू फिक्स आ रहा सब में, तो एक का फिक्स होता है और दूसरे वाले का जो होता है, अगर हम सिंपल में लें तो 16:32 348 और 464 और 580। इसका मतलब एक जो एलिमेंट है जो ऑक्सीजन का रेशियो आ रहा है 1:2, 2:3, 3:4 और 4:5 ऐसे आ रहा है। तो ये क्या कहलाता है, जो एक एलिमेंट है वो सिंपल होल नंबर रेशियो में क्या हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये अपना क्या हो गया, अपना हो गया ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक। जो दो नियम बचे हुए हैं गैलुसेक और अवोगाद्रोस, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके।